सारे लोग हंसेंगे, लेकिन एक सेकेंड ममता सिंह जी, जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हराकर, भैरव सिंह शेखावत का नाम भी इसी तरह से सामने आया था। दिल्ली से आला कमान ने निर्देशित किया था, क्योंकि उस समय किसी राजा को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात कह रही थी, लेकिन दिल्ली की बातें मान ली गई। 2002 में वसुंधरा राजे को जबरदस्ती भेजा गया, जब भैरव सिंह शेखावत को यहां पर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। वो जाने को तैयार नहीं थी। भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि नहीं जाओ, वहां पर अच्छी पॉलिटिक्स होगी। वो दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहती थी। केंद्र में मंत्री थी वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। वो वहां पर जाती हैं, अध्यक्ष बनती हैं, कई लोग उनका विरोध करते हैं और सबसे पहले दिल्ली के नेता साहिब सिंह वर्मा जी की ओर से उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है। फिर राजनाथ सिंह भी बोलते हैं कि हाँ, इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद मोहर लगा दी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया पर 120 सीटें जीती है 2003 में बीजेपी, और वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। राखी जी, आप लोकतांत्रिक ढांचे को बताने की कोशिश करेंगी, यकीनन खबरें भी चलती हैं, लेकिन आला कमान कितना महत्वपूर्ण होता है हमने इतिहास में भी देखा है और आज पूरे दिन भी देखते रहे हैं। राखी जी, चित्रा जी, देखिए आप भैरव सिंह जी की बात कर रहे हैं। भैरव सिंह जी जब आए थे तो अल्पमत की सरकार थी, वहां पर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए था। जनता पार्टी थी, बिल्कुल यकीनन, और उसमें 5 अलग अलग पार्टियां थी, बिल्कुल ये सच बात है। सरकार ही नहीं थी। और 2003 के अंदर जब वसुंधरा जी आई, उससे पहले उन्होंने काम करके दिखाया। 120 सीट उनके नेतृत्व में लड़ा। चुनाव से पहले उनका नाम घोषित था। 2003 में उनका नाम जो है वो चुनाव से पहले घोषित था। जब घोषित था तो फिर आला कमान की बात क्या होगी डिसाइड करने में से? उनके बूते पर उन्होंने यात्रा निकाली। आला कमान ने भी भेजा था दिल्ली से, वो जाने को तैयार नहीं थी। जब उनके नाम का अनाउंस हो गया था राखी जी, वो नहीं जाने को तैयार थी। 1.5-2 महीने के बाद दिल्ली से जाती हैं, नाम अनाउंस होने के बाद। इतिहास ये भी बताता है, लेकिन अब वसुंधरा राजे युग का समापन हो चुका है, भजनलाल युग का आरंभ हो चुका है। चलिए मान जाइए राखी जी, राजनीति में हर पार्टी ये करती है, ऐसा नहीं है और इसमें कोई गलत नहीं है। हर पार्टी की अपनी पद्धति होती है, अपना तरीका होता है काम करने का, इसमें कोई गलत नहीं है। सिर्फ भाजपा ये कहती है कि हम जो करते हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। यहाँ परिवार नहीं है, गांधी सरनेम नहीं है ना किसी का कि कोई वही डिसाइड कर देगा। परिवार दुष्यंत राजे जी किसके बेटे हैं? आपने तो यहाँ तक कि डमी बना दिया था। आप तो डमी प्रधानमंत्री से 10 साल काम चलाया हमारे देश में। नहीं, देखिए किसी भी प्रधानमंत्री को डमी प्रधानमंत्री कहना, मुझे लगता है राखी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। राखी जी सुनिए, नहीं एक मिनट राखी जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए प्लीज। राखी जी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। तो इसलिए आप मुझे मत बताइए कि क्या मैं क्या आपको बताऊंगा। आप चुनाव जीत गए, मैं क्या बताऊंगा। लेकिन किसी को भी डमी प्रधानमंत्री कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बातों पर अब 24 तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना तहसीन पूनावाला जी। बीजेपी जितने जोश में है, जिस तरह का समीकरण बना रही है, फिर यहां पर तो अब फिर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, बीजेपी का अधिकार वो अपना समीकरण बनाए, कांग्रेस को अपना समीकरण बनाना होगा। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है, उनको कांग्रेस उनके साथ काम करना चाहिए। और जैसे राखी जी ने कहा, ग्राउंड पे काम करना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, आप हार तो नहीं सकते। ठीक है, टफ चुनाव है, मैं भी मानता हूं 2024 टफ लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि इंडिया अलायंस नहीं जीत सकती एनडीए के खिलाफ। बिल्कुल जीत सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन ठीक हो जाए। आज 40% वोट शेयर है कांग्रेस का इन 3 राज्यों के अंदर। इसमें कम से कम 10 से 12 सीटें आ सकती है अगर ठीक से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस को भी मेहनत करनी होगी ग्राउंड पर, मेहनत करते अपने मुद्दों को देश के सामने है। अब कहां समय कहां बचा हुआ है? अपने मुद्दे अगर देश के सामने ठीक तरह से रखे, मुद्दे कांग्रेस पार्टी ये नहीं बनाए कि पार्लियामेंट में जो शेर है उसके दांत कितने बड़े या छोटे। देश के मुद्दों को अगर मुद्दे बनाए, पब्लिक के सामने रखे, आवाम के सामने रखे, यकीन मानिए चित्रा जी, बहुत इस वक्त हमारे देश में मुश्किल और कठिन परिस्थिति है लोगों की। अगर कांग्रेस उस मुद्दों को लोगों के सामने रख सकती है, मुझे लगता है कांग्रेस यकीनन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन वो करना होगा उनको। कौन से कठिन? हाँ, कांग्रेस को अपना घर सुधारना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बना दिया, आपने भी रेवंत रेड्डी को बना दिया, लेकिन अभी तक आपके यहाँ विश्लेषण तो हो गया, हार की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई कि कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव हारने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था। आपके एक पदाधिकारी ने अपना इस्तीफा देने की इच्छा तक नहीं जताई, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो। खैर वो तो इस्तीफा कहां से देंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो आपके हैं डोटासरा साहब या कमलनाथ जी या प्रभारी, किसी ने अभी तक टेंडर करने की भाई हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई, बल्कि जिम्मेदारियां डाली जा रही। और जिम्मेदारी किस पे डाली जा रही? ईवीएम पे। बिल्कुल, गलतियां आपके संगठन से, आपकी रणनीति से, आपके चुनाव लड़ने से हो रही है और जिम्मेदारी आप मशीन पे डाल दे रहे हैं। तो कम से कम अपना घर तो सुधारना पड़ेगा। और अब तो इंडिया अलायंस के भीतर से ही कितनी आवाजें उठ रही हैं कांग्रेस को लेकर, तो ऐसे में अपना घर संभालने की भी बड़ी चुनौती है तहसीन पूनावाला जी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी की तैयारी देखिए, दूसरी तरफ आप अपनी तैयारी देखिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा और इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं तो आपके शो पे स्वीकार कर रहा हूं, कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी। मैंने शुरुआत ही उससे की
और अगर आप जो देश के मुद्दे हैं उसको आपको पब्लिक के सामने ले जाना पड़ेगा, आवाम के सामने। ये देश का मुद्दा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं गए। अगर आप इन मुद्दों पर खेले कि भाजपा को उस पर फायदा होगा, तो ये मुद्दे नहीं हो सकते। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस पार्टी का समर्थक हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी आपको एक बुरी स्थिति में 40% वोट मिले हैं। आज भी एक राज्य के 40% लोग चाहते हैं कि आप सत्ता में आए, आपका गवर्नेंस हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ, कि आप उनके मुद्दों को उठाए, ठीक से उठाए, जो देश के मुद्दे उनको ठीक से ले जाए। भाजपा ने 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखे। आप क्या करोगे अगले 5 साल के लिए, ये बात आप देश के सामने रखे, पब्लिक के सामने रखे। ये आपके मुद्दे, शेर का दांत कितना बड़ा है, प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए, ये देश के मुद्दे नहीं है। अगर आप इन मुद्दों में गिरोगे, भाजपा आपको हाफ वॉली देगी, क्योंकि वो चाहते हैं आप इन मुद्दों पर खेले। ये देश के मुद्दे नहीं है, तो कांग्रेस को समझना होगा। नहीं समझते तो मुझे हायर करे राजनीतिक विश्लेषक की तरह, मैं उनको समझाऊंगा। दो चीजें ये यहाँ से अपनी नौकरी भी उधर पक्की कर ले रहे हैं आप पूरी। विजय विद्रोही जी, अब आपके पास आते हुए, भाजपा जीत से जिस तरह से उत्साहित है, 2024 की पॉलिटिक्स को अब आप किस रूप में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अब 24 की शुरुआत में जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो जाएगी। 2000 जनवरी में ही आज ही खबर आई है सूत्रों से कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार विशेष सत्र जनवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाने जा रही है और उसी मॉडल को आगे केंद्र सरकार की ओर से भी इंप्लीमेंट करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो वो कौन सा मुद्दा होगा जिस पर कम से कम विपक्ष दिखाई दे कि वो मोदी के सामने मजबूती से खड़ा है? ये तो देखिए इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को तय करना है। अब देखिए, आप मोटे तौर पर, आप एक छोटी सी बात मुझे करनी थी कि बीजेपी चाहती तो शिवराज सिंह को बनाए रखती मुख्यमंत्री, आसानी से चुनाव जीतती, हो सकता है 10 सीटें कम आ जाती। बीजेपी चाहती तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती, 130-35 सीटें आराम से जीतती और कोई ये लफड़े भी नहीं होते। लेकिन फिर भी प्रयोग किया, फिर भी एक जनरेशनल चेंज किया और उसमें वो कामयाब भी रहे। कांग्रेस क्यों नहीं ये कर पाती? बीजेपी 18 साल पुरानी सरकार को बचा ले जाती है, लेकिन कांग्रेस में भूलती जा रही है कांग्रेस की सत्ता कैसे बरकरार रखी जा सकती है। ये गणित भूलती जा रही है। तेलंगाना बहुत बड़ा सीख है। तेलंगाना में कांग्रेस ने वही किया जो मोदी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए किया, लेकिन उसका फैलाव नहीं है। आपने राजस्थान में अशोक गहलोत खुद आला कमान बन गए, वहां पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आला कमान बन गए। भूपेश बघेल ने एक ऐसा मुलम्मा चढ़ा दिया कि पता ही नहीं लगा कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हालांकि जब 22 टिकट काटे थे तब थोड़ा सा शक हुआ था मुझे, लेकिन बीजेपी का ये प्रयोग कर सकती है तो कांग्रेस को करने में क्या दिक्कतें आती हैं? एक तो ये, और दूसरा जो आपने कहा राम मंदिर 22 जनवरी से फिर 26 जनवरी को मैंने सुना है कि शायद बीजेपी, मोदी जी चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 26 जनवरी की जो परेड की सलामी लेने आ जाएं और उनको भी मुफीद बैठेगा कि उनके भी वहां चुनाव है, तो उसको भी वो खेल सकती है, इस गेम में ला सकती है। और फिर किसानों की आय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में हो ही गया है संकल्प पत्र के अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक के मुकाबले एक और विकल्प कि हम आए तो सत्ता में तो ये करेंगे, हमारा ये अल्टरनेट होगा। तो ऐसे करके इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट मुझे लगता है कि टक्कर देने की स्थिति में आ सकता है। बीजेपी, लोग कहते हैं 150 से शुरुआत करती है, तो 150 में है भी नहीं, ये भी नहीं भूलना चाहिए बीजेपी को। 150 सीटों में कहीं नहीं है वो इंडिया भर में, उससे भी करीब थोड़ी ज्यादा सीटें हो जाती है। बिल्कुल। तो ये अगर मिलकर मुकाबला में ही इंडिया जीत सकता है या कड़ी टक्कर दे सकता है, अलग अलग रहेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेता इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देख लीजिए, वहां पर मायावती और अखिलेश यादव का जो समीकरण बना, उससे बड़ा समीकरण तो नहीं हो सकता कहीं देश का जातियों के लिहाज से। और वहां पर भी अगर दोनों मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं या 80 में से सिर्फ 15 सीटें जीतते हैं, तो देश भर में इंडिया अलायंस अगर एकजुट हो भी गए तो भी बीजेपी का वो क्या नुकसान कर पाएंगे? विनोद अग्निहोत्री जी, उनके सामने ये बड़ा एग्जाम्पल है, वो बार बार इसी का उदाहरण देते हैं। वो बात, उनका एग्जाम्पल जो देते हैं उत्तर प्रदेश का सही देते हैं आंकड़ों के लिहाज से, कि आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल हैं। बिहार में वही लालू और नीतीश का 2015 में सफल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें आंकड़ों के साथ साथ केमिस्ट्री भी मिलती है। बिल्कुल। अखिलेश और मायावती जी का जो गठबंधन हुआ उसमें आंकड़े तो मिल गए, केमिस्ट्री नहीं मिली। हाँ। और केमिस्ट्री जैसे 1993 में मिली थी, जब बाबरी मस्जिद कांड के बाद जो है कि मुलायम सिंह और काशीराम जी का समझौता हुआ और
तो खाली गठबंधन से बात नहीं बनती है, गठबंधन के साथ साथ आपको नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर पर और जनाधार वर्ग के स्तर पर भी एकता जरूरी है। और इंडिया गठबंधन के पास समय कम है इसके लिए, इसलिए उनको काम अगर करना है तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में करना पड़ेगा। ये नहीं कि बैठक 6 को बुलाई जा रही है, फिर नहीं आएंगे, फिर 19 को होगी। इसके पहले भोपाल में भी होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। बिल्कुल ये रूठने और नखरों से काम नहीं चलेगा। अगर ईमानदारी से वो लड़ना चाहते हैं 2024 में, तो उनको अपने अपने अहंकार को किनारे रख करके सारे घटक दलों को लेकिन यहाँ पर और एक बात काम करना नेतृत्व पड़ेगा। की भी है ना, इनके पास नरेंद्र मोदी हैं, उनके जैसा कद्दावर नेता है, करिश्माई नेता है, जिसके चेहरे पर इस समय मौजूदा वक्त में वोटिंग होती है। और शायद यही कारण है कि इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बदल दिए गए। नहीं तो 16.5 सालों तक जिस शिवराज ने राज किया हो मध्य प्रदेश में, या वसुंधरा राजे सिंधिया जिनकी धमक अक्सर महसूस की और जाती इस रही है चुनाव में भी शिवराज का योगदान है, इस चुनाव में भी शिवराज का योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में ही। उसके बावजूद वहां पर अगर कोई विरोध नहीं करता है, तो चूंकि नरेंद्र मोदी इनके पास है, तो फिर तहसीन पूनावाला जी आपके पास तो कोई करिश्माई लीडर नहीं है, फिर कैसे करेंगे मोदी का मुकाबला? इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। सबसे पहली बात, विनोद जी, विजय जी जानेंगे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और बहुमत की गवर्नमेंट होती थी, वे भी मुख्यमंत्री ऐसे ही चेंज कर देते थे। आप तो जानते हो विलास राव देशमुख कितने मुख्यमंत्री को चेंज किया। जो आरोप लगता है कांग्रेस को कि एयरपोर्ट से अपने मुख्यमंत्री को डिसमिस करते, तो कांग्रेस भी करती थी। अगर आपके पास केंद्र में सरकार है, सीबीआई ईडी है, तो आप सब कर सकते हो। बात ये है। दूसरी बात, लेकिन मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री के, लेकिन मैं माननीय चीफ मिनिस्टर चेंज किए, पावर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे माननीय प्रधानमंत्री जी एक कैरिज्मेटिक नेता है, उनसे मैं नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल वे कैरिज्मेटिक नेता है। अगर हम एक फेस प्रोजेक्ट नहीं कर सकते माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, ऑल्टरनेटिव है, क्या हम ये सोच सकते कि हम एक शैडो कैबिनेट दे? आप सोचिए चित्रा जी, आपके टीवी शो के ऊपर शशि थरूर वर्सेस जयशंकर जी, अखिलेश यादव जी वर्सेस अमित शाह जी, आप किसी के भी तर्क पे हो, कितना अच्छा होगा, लोगों के पास एक पर्सपेक्टिव आगा। क्या हम एक शैडो कैबिनेट दे सकते हैं? आप ये सोचिए जो इनका पर्सपेक्टिव होगा, निर्मला सीतारमण जी वर्सेस समझो रघुराम राजन जी, हमने जिनको प्रेजेंट किया, जिसको प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नहीं, आप बात प्राइम मिनिस्टर कौन मान लीजिए, आप सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आप ये कह रहे कि हम प्राइम मिनिस्टर हम तब तय करेंगे, लेकिन हम एक शैडो कैबिनेट देते हैं। आपको कुछ तो अल्टरनेटिव करना होगा, कुछ तो आपको डिबेट को ले जाना होगा दूसरी, और कुछ तो आपको नैरेटिव सेट करना होगा। वरना भाजपा नैरेटिव सेट करती रहेगी और आप पीछे रहेगी, आप रिएक्ट करते होगे। भाजपा ने जिस दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई हाइट के अंदर, भाजपा ने चला दिया इंडिया भारत, आप उस पर खेल रहे। और आज ही 350 करोड़ का ये जो मामला आया है झारखंड और उड़ीसा से कांग्रेस के सांसद का, उसको लेकर प्रधानमंत्री तो ने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, उन्होंने ट्वीट तो भी किया है माननीय इसको प्रधानमंत्री जी जो इन पे ट्वीट करते हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। जब नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे पर थोड़ा सा ट्वीट कर दे, किस तरह के वीडियोस निकले थे, वीडियो कॉल पे क्या क्या कर रहे थे, कारनामे उनके, उस पर ट्वीट कर दे। वहां पे ईडी भेजे, जो उनके विधायक कर्नाटका में 9 करोड़ रुपए से पकड़े गए, जरा थोड़ा उनपे भी ट्वीट कर दे, क्या कार्रवाई उनपे। जो पीयूष जैन जी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, गलत जैन जी के पास चले गए,